Hello dear, welcome to KSL campus. In this lecture we will discuss about equilibrium condition. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने फ्लोटिंग और बायोंसी को पढ़ा था, तो इसमें अलग अलग सबमर्ज्ड बॉडीज़ हैं, तो उसके लिए पढ़ेंगे, मतलब पार्शियली सबमर्ज्ड, फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडीज़ के लिए। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशंस देख लेते हैं किस टाइप्स के होते हैं। और यहाँ पे मैंने दो नोट पॉइंट्स की तरह लिख रखा है, सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट, बिकॉज सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं बार बार यूज करूँगा जब पार्शियली सबमर्ज्ड या फिर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए स्टेबल अनस्टेबल और जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो सेंट्रोइड को हम जनरली बी से यहाँ पे डिनोट करेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सी जी से, जिसको शॉर्ट में जी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जी और बी से डिनोट करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से और बी से क्या, सेंट्रोइड को। अब दोनों का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो सेंट्रोइड क्या होता है, ये होता है सेंटर ऑफ ज्योमेट्री या फिर सेंटर ऑफ एरिया। अगर हमारे पास कोई सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, तो इसका जो सेंट्रोइड क्या होगा, इस ज्योमेट्री का जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा इसका सेंट्रोइड। नाउ अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सेंटर ऑफ मास होता है, इसमें जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेंट्रोइड से कंसाइड करेगा। मतलब बी और जी दोनों एक जगह पॉइंट पे ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसा केस राइज हो गया सेम इसी डिस्क में, अगर जो इसका सेंट्रोइड होगा वो तो सेम वही ज्योमेट्री सेंटर पे होगा, जो इसका ज्योमेट्री है या फिर जो इसका एरिया है उसके सेंटर पे, लेकिन मास ऐसा हुआ कि अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी इधर तरफ थिकनेस इसकी बढ़ा दिया हमने इस डिस्क की, और इधर तरफ थिकनेस जो है कम कर दिया है, फिर उतना ही रहने दिया। तो मतलब इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट, इस पार्ट का जो थिकनेस है वो कम हो गया, तो हमारे पास मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। तो जो जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो यहाँ से जिधर तरफ मास ज़्यादा होगा उधर को शिफ्ट हो जाएगा, यानी जी की वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगी ना। तो सेम डिस्क के लिए इधर अगर मास यानी मास का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो जी हमारा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द ग्रेटर मास, और सेंट्रोइड जो है सेंटर ऑफ ज्योमेट्री पे ही रह रहा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सेंट्रोइड क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ओके, अब नाउ जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को पढ़ेंगे तो हमारे पास तीन कंडीशन होता है, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल इफेक्ट या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल में क्या होगा, स्टेबल में कुछ ऐसा कंडीशन अगर हम लगाएं, जैसे यू शेप में हमने एक बॉल को रखा है, तो आप चाहे फोर्स लगा के इसको इधर डिस्प्लेस करो या फिर इधर डिस्प्लेस करो, इधर डिस्प्लेस करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे रिस्टोर होगा और फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। फिर अगर इधर भी डिस्प्लेस करते हो तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और किसके कारण आ रहा है, फोर्स जो है रिस्टोर कर ले रहा है जो हम लगा रहे हैं, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग इफेक्ट के कारण ही हो रहा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखें तो अगर यू शेप पे ऊपर की तरफ बॉल रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम हल्का सा इसको फोर्स लगा के पुल आउट कर रहे हैं या तो इधर या फिर इधर, तो ये पूरा का पूरा मूव हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा मूव करने की वजह से पूरा ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है लेंथ मूव हो जा रहा है, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जा रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की वजह से, तो इसको अनस्टेबल बोलेंगे। यहाँ पे डिस्टर्बेंस की वजह से कोई वो फिर से वापस अपना पोजीशन रीगेन कर ले रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत फार चला जाता है, तो इसको स्टेबल और इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ना वो मूव करते हैं न्यूट्रल इफेक्ट या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तरफ। तो जैसे हमारे पास कोई एक प्लेन सरफेस है और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, तो इस पे अगर हम फोर्स लगा के इसको इधर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे इसकी अगर पोजीशन आ जाती है ना, अगर इधर की तरफ भी मूव करें तो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी। मतलब कि जितना फोर्स लगाए उतना ही मूव होगा, उसके बाद वो रुक गया। अब आप फ्रिक्शन और एंटी फ्रिक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे मत लगाना, आइडियल सरफेस है ये, ऐसा कंसिडर करना। तो जितना आपने फोर्स लगाया उतना मूव होगा, उसके बाद वो रुक गया। मतलब उसमें ना तो उससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ और ना ही वो अपना पोजीशन फिर से रीगेन किया। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल है वो, जितना कर दिया उतना पे रुका हुआ है, न्यूट्रल इफेक्ट या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो है इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ेंगे वो किसके लिए, बॉडी जो कि कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है इनसाइड द फ्लूइड।
ओके, तो जैसे हमारे पास एक कोई बॉडी है जो कि यूनिफॉर्मली इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक ही सब्सटेंस का बना हुआ है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोंसी है जी और बी दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। बट वहीं अगर हम बॉडी को चेंज कर दें और आधा पार्ट क्या करें, आयरन का बना दें और आधा पार्ट जो है वुड का बना दें, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो पता है, आयरन की वेट वुड की वेट से, लकड़ी की वेट से ज़्यादा होती है। तो सेंटर ऑफ बायोंसी जो होगा, इसकी जो ज्योमेट्री है सेम इसी की जैसी है। तो ये जो सेंटर ऑफ ज्योमेट्री पे सेंट्रॉयड की पॉइंट, तो यहाँ भी सेंटर ऑफ ज्योमेट्री पे ही होगा या फिर सेंटर ऑफ एरिया भी उसको बोलेंगे। लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो ग्रेटर मास जिधर होगा उधर तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आयरन का मास ग्रेटर है, तो इस तरफ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट शिफ्ट हो गई है। नाउ अगर सेम उल्टा केस लगाएं कि अब इस पार्ट को आयरन से बना रहे हैं और इस पार्ट को वुड से बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आयरन वाले पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज इधर मास ज़्यादा, और सेंट्रॉयड सेम वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री जो होगा उसी पॉइंट पर रहेगा। तो अगर इस वाले को सिंक करें हम यहाँ पे, ओके, इस वाले बॉडी को सिंक करें यानी सबमर्ज करें किसी भी फ्लूइड के अंदर, जैसे कि वाटर, तो उसके अंदर ये वाटर का लेवल है, तो इसके अंदर हमने सबमर्ज किया है इस बॉडी को। तो आपको एक चीज़ पता है कि बायोंट फोर्स, जिसको कि एफपी से बोल रहे हैं या फिर बायोंसी फोर्स, ये कहाँ पे लगता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं लगता भैया। आपको मैंने पढ़ाया था जब फ्लोटेशन या फिर बायोंसी, तो उसमें पढ़ाया था कि जो बायोंट फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड पे एक्ट करता है। मतलब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उस पे एक्ट करता है। मतलब कि अगर बॉडी के केस में बात किया जाए तो सेंट्रॉयड ऑफ द बॉडी पे एक्ट करेगा जो बायोंट फोर्स है। ओके, तो इस केस में जैसे कि था कि सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का सेम था, तो यहाँ पर तो उसी पॉइंट पे एक्ट करेगा। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड अलग अलग हैं, तो ये सेंट्रॉयड पे जो एक्ट करेगा वो बायोंट फोर्स एक्ट करेगा, जी पे नहीं बी पे एक्ट करेगा। तो जैसे कि तो यहाँ पे इस बॉडी में हमारे पास सेंट्रॉयड पे जो है बायोंट फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन जो इसका वेट है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा यानी जी पे। तो इस वाले केस में जो जी था वो बी के कुछ नीचे था, तो यानी यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे जो होगा वेट एक्ट करेगा, ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो अगर इसी बॉडी में हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, कम्प्लीटली सबमर्ज बॉडी की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कपल ऑफ फोर्स लगाएं यहाँ पे इस डायरेक्शन में और यहाँ पे इस डायरेक्शन में, मतलब एक तरीके से इसको हम क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का केस आ जाएगा जो मैंने बना रखा है कि कपल लगा के इसको इस तरीके से हमने टर्न किया। तो कपल हमारा किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ, क्लॉकवाइज में, ओके। नाउ आपको एक चीज़ पता है कि जो इस पे बायोंट फोर्स लग रहा है वो सेंट्रॉयड पे लग रहा है यानी बी पे, और जो इसमें आपका इसकी वेट एक्ट कर रही है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि जी पे। तो ये इनको कंपेयर करें तो ये जो कपल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ओके, तो हम जिस डायरेक्शन में कपल लगा रहे थे उसके रिवर्स डायरेक्शन में कपल है। तो अगर हम इतना कपल फोर्स लगा के इसको छोड़ दिया तो फिर ये जो इसमें कपल रिस्टोर हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, इसके कारण फिर ये अपनी पोजीशन को रीगेन करके वापस से इस पोजीशन पे रिटर्न हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या बोलेंगे, ये अस्टेबल है। मतलब कि एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉयड से नीचे है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो सेंटर ऑफ बायोंसी या फिर सेंट्रॉयड जिसको बोल रहे हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, ठीक है, एबव है, तो ये क्या है, स्टेबल का केस है। बट ये वाला बॉडी अगर हम यहाँ कंसीडर कर लें, मतलब जो सेंट्रॉयड है वो हो जाएगा बिलो टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंट्रॉयड है बिलो हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस वाले केस में क्या होगा, मतलब कि नाउ अब आयरन ऊपर के साइड वुड नीचे के साइड, तो सेंट्रॉयड एबव हो जाएगा सेंटर ऑफ
सेंट्रॉयड बिलो हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एबव हो जाएगा सेंट्रॉयड से, जो भी आप समझो। तो इस बॉडी के केस में हम क्या करेंगे कि जैसे पहले इस टाइप से सी वर्टिकल था, इसमें हमने कपल लगाया इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक दैट, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और उसके बाद इसमें किस तरीके का कपल जनरेट हुआ, रिस्टोर हुआ है, फिर ड्यू टू द फोर्सेस एक्टिंग FB और वेट। तो FB जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, सेंट्रॉयड पे, जो कि बिलो है पॉइंट B पे, बाउंड फोर्स। और नाउ जो इसकी वेट एक्ट करेगी बॉडी की या फिर डिस्प्लेस फ्लूइड की, तो वो एक्ट करेगी G पे। ओके, तो बॉडी की वेट G पे यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो ये जैसे कि बताऊँ मैं, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही कपल फिर से जनरेट हो रहा है। हम लगा रहे थे कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज कपल, और जनरेट भी हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज कपल। मतलब हम तो चले सनम, तुम भी चलो सनम, हम तो उसी डायरेक्शन में कपल लगा रहे थे, ये भी उसी डायरेक्शन में लगा रहा है। मतलब जितना हम इसको रोटेट करेंगे उससे दुगुना रोटेट हो जाएगा, उससे ज़्यादा रोटेट हो जाएगा। दैट मीन्स दैट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण ज़्यादा लग जा रहा है। ओके, तो आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। नाउ अब एक और हमारे पास है, जैसे कि बैलून्स के केस में क्या होता है कि जो एयर्स में बैलून्स उड़ते होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि बॉक्स शेप में यहाँ पे कुछ वेट लगा देते हैं, और बॉक्स के शेप में लगाते हैं सो दैट ये और ज़्यादा वेट कैरी कर सके, या फिर यहाँ पे पीपल को कैरी कर सके, लोग को कैरी कर सके। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, जैसे कि इसकी जो सेंट्रॉयड है कुछ यहाँ पे आएगी B पे, इस ज्योमेट्री के सेंटर पे। तो यहाँ पे हमारा बायोंड फोर्स लगेगा ड्यू टू द फ्लूइड दैट इज़ एयर, तो एयर के चलते। लेकिन इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करती, अगर हम नीचे वेट नहीं लगाते तो इसका वेट तो यूनिफॉर्म था, इसमें एयर भरा हुआ यूनिफॉर्मली, तो इसका वेट भी यहाँ पे कंसाइड कर जाता। तो ये एक तरीके से स्टेबल नहीं हो पाता, ये एक तरीके से क्या होता है, न्यूट्रल टाइप का हो जाता है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड जो है कि एक जगह पे कंसाइड कर जाती। तो हम इसमें क्या करते हैं, वेट अटैच करते हैं सो दैट जिधर वेट ज़्यादा होगा तो उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यानी G मूव कर जाएगा, और यहाँ पे इसका फाइनल वेट लगेगा। तो जो सेंट्रॉयड है वो एबव है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तो मैं बताया था जब सेंट्रॉयड एबव होगा तो ये किसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा। ठीक है, जब हम इस डायरेक्शन में कपल लगाएंगे तो ये दोनों मिलकर अपोजिट डायरेक्शन में कपल प्रोड्यूस करेंगे सो दैट उस आप अपने पोजीशन को वापस से रीगेन कर सके, मतलब पोजीशन को फिर से अटेन कर सके। तो यहाँ पे वेट लगा के हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाते हैं। सेम सबमरीन्स के केस में भी देखें, जो कि पानी में चलती हैं ना, वो आपको तो पता ही होगा। तो ये वाटर के अंदर अगर पूरी तरह से सबमर्ज्ड है तो इसमें जो नीचे वाला सबसे लेयर होता है उसको बोलते हैं बैलेट टैंक। अब पूरी पार्ट में नहीं बता रहा, लेकिन एक चीज़ जान लो, नीचे में बैलेट टैंक लगा होता है, और बैलेट टैंक में क्या करते हैं, मास अटैच करके इसके वेट को इंक्रीज करते हैं, तो ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारा है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो सके इन कंपेरिजन टू सेंट्रॉयड, और ये एक कैसा इफेक्ट करे, स्टेबल इक्विलिब्रियम का इफेक्ट शो करे। ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि मतलब किसके लिए देख रहे हैं कि फॉर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज़ ए बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, जब B होगा एबव G के, मतलब जो सेंट्रॉयड होगा वो एबव होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के CG के। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, जब B यानी कि सेंट्रॉयड कहाँ हो जाए, नीचे हो जाए, बिलो हो जाए G के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब B और G दोनों कंसाइड कर जाए, मतलब एरिया सेंटर या फिर ज्योमेट्री सेंटर और मास सेंटर दोनों कंबाइन कर जाए, तो इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये केसेस बहुत पूछता है आपको, ESC में ले लो, गेट में ले लो, सेमेस्टर्स में ले लो, MCQ
कॉलेज में आते होंगे, जिस यूनिवर्सिटी में आते होंगे, या फिर माइनर्स में तो मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में MCQs आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाउ अब अगले लेक्चर में पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए भी देखेंगे, तो उसमें एक मेटा सेंटर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसको भी समझ लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस लेक्चर में इतना ही, आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। अब आपसे इसका क्वेश्चन छूटेगा नहीं कि कब बी एबव होना चाहिए किस इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, किस इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बिलो होना चाहिए, और कब कंसाइड करना चाहिए। तो नाउ थैंक यू।